गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक। मैं आज आप लोगों को टेंस पढ़ाऊंगा जो कि 9th और 10th क्लास के लिए है। तो पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, और शेयर करना तो ज़रूर, और क्या कहते हैं उसको बेल आइकन ज़रूर दबाना ताकि हमारा वीडियो आपको मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे? टेंस पढ़ेंगे। तो आप लोग कमेंट में बताना पहले कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं। ठीक, बिल्कुल सही। टेंस 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। टेंस कौन कौन होते हैं ये हम बता रहे हैं आपको। टेंस 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला टेंस होता है प्रेजेंट टेंस, और दूसरा टेंस होता है पास्ट टेंस, और तीसरा टेंस होता है फ्यूचर टेंस। ठीक साथियों, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, इनको हिंदी में, प्रेजेंट टेंस को हिंदी में कहते हैं वर्तमान काल, पास्ट टेंस को हिंदी में कहते हैं भूतकाल, और फ्यूचर टेंस को हिंदी में कहते हैं भविष्य काल। तो इसको हम लिख देते हैं। ठीक साथियों, तो टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। साथियों, हमने छोटी क्लासों में पढ़ा था कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं, जो कि सिंपल वाले हम लोगों ने पढ़ा था, जैसे कि वह एक लड़का है, वह एक गाय है। पर हम लोगों ने अभी थोड़ा ऊँचे लेवल के टेंस नहीं पढ़े हैं। तो आज हम पढ़ेंगे थोड़ा जो उससे ऊँचे लेवल के होते हैं। तो दोस्तों, अच्छा ये बताना, प्रत्येक टेंस के कितने भाग होते हैं? कमेंट में ज़रूर लिखना। प्रत्येक टेंस के कितने भाग होते हैं? प्रत्येक टेंस के 4 भाग होते हैं। प्रत्येक टेंस के 4 भाग होते हैं। तो प्रेजेंट टेंस के 4 भाग होते हैं, पास्ट टेंस के 4 भाग होते हैं, और फ्यूचर टेंस के 4 भाग होते हैं। ठीक साथियों, तो हम सबसे पहले बात करेंगे प्रेजेंट टेंस के 4 भागों की। ठीक, सबसे पहले बात करेंगे प्रेजेंट टेंस के 4 भाग होते हैं। वो भाग कौन कौन से होते हैं? ठीक साथियों, तो प्रेजेंट टेंस के 4 भाग होते हैं। पहला भाग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा भाग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तीसरा भाग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और चौथा भाग प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, मतलब प्रेजेंट टेंस के जो 4 भाग होते हैं उसका सबसे पहला भाग जो कौन सा होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हम आज पूरे वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में जानेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है, उसको कैसे बनाते हैं, उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, किस प्रकार से इसके वाक्यों को इंग्लिश में बनाया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं।
दोस्तों हम लोग जानते हैं कि प्रेजेंट टेंस क्या होते हैं, जिनके अंत में है, हूँ, हो होता है। ये हम लोग छोटी क्लास में पढ़ चुके हैं, जिसके अंत में है, हो, हूँ होता है। लेकिन अब बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। तो है तो होगा, लेकिन इसकी अलग पहचान होगी, क्योंकि प्रेजेंट तो है पर इंडेफिनिट भी है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान क्या होती है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है जिन हिंदी वाक्यों के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। तो इसी बात को हम लिखते हैं अब कि पहचान क्या होती है। पहचान क्या होती है? जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है और ते हैं आदि शब्द आते हैं। जिन हिंदी वाक्यों के क्रिया के अंत में क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते आदि शब्द आते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। तो हमने क्या पढ़ा? जिन हिंदी वाक्यों के क्रिया के अंत में, याद रखना, क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक, चलो अब आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। तो जिन हिंदी वाक्यों के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते आदि शब्द आते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। तो अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान तो हमने कर ली, लेकिन हम इसको जैसे कि एग्जाम्पल से एक समझ लेते हैं। एग्जाम्पल में हमने कह दिया राम खाना, इधर से लिखते हैं एग्जाम्पल, राम खाना खाता है। ठीक साथियों, तो इस टेंस को पहचानने के लिए हमने पहचान पढ़ी थी कि जिन हिंदी वाक्यों के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अंत में हमने देखा है ता है, ती है, ते हैं। ठीक साथियों, तो अब हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पहचान तो हमने पढ़ ली। अब हम बात करेंगे उसकी सहायक क्रिया, उसकी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की सहायक क्रिया क्या होती है। तो दोस्तों हम लोगों ने पिछली क्लासों में पढ़ा था प्रेजेंट टेंस सिंपल सेंटेंस में इज आर एम लगता है, लेकिन यहाँ पे इज आर एम का प्रयोग नहीं होता है। यहाँ पे इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है, इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है, क्या होती है? डू या डज, डू या डज। ठीक, इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डू या डज, जो कि हमने सिंगुलर और प्लूरल भी पढ़ा रखा है, जिसे एक वचन और बहुवचन कहते हैं। जब भी सब्जेक्ट एक वचन हो, जब भी सब्जेक्ट एक वचन होता है तो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग क्या करते हैं? डज। ठीक, जब भी सब्जेक्ट एक वचन हो तो हेल्पिंग वर्ब डज का प्रयोग करते हैं। अगर सब्जेक्ट क्या प्लूरल हो तो हम डू का प्रयोग करते हैं। ठीक, इसको आप नोट कर लीजिए पहचान के नीचे। ठीक, अब बात करते हैं, हमने सब्जेक्ट पढ़ लिया, पहचान। अब हम पढ़ेंगे वर्ब।
वर्ब में हमेशा इसकी वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में रहती है। कौन से फॉर्म में? फर्स्ट फॉर्म में। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग। ठीक, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक, अब इनके सेंटेंस को बनाते हैं कि वाक्य को इंग्लिश में सेंटेंस कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिंपल सेंटेंस की। सिंपल सेंटेंस की मतलब साधारण वाक्य। कैसा हो? साधारण वाक्य। साधारण वाक्य को कैसे बनाते हैं? साधारण वाक्य को हमें सबसे पहले साधारण वाक्य को पहचानना होगा कि ये साधारण वाक्य है कि निगेटिव है। तो हम लोग जानते हैं कि अगर नॉट का प्रयोग मतलब नहीं, हिंदी के वाक्य में नहीं का प्रयोग है तो वो साधारण वाक्य बिल्कुल नहीं है। अगर लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा है तो वो साधारण वाक्य नहीं है। अगर ये दोनों नहीं लगे हैं तब वो साधारण वाक्य होगा। जैसे एक एग्जाम्पल में देख लेते हैं, राम कानपुर जाता है। तो इसमें हमने देखा क्या कि राम कानपुर जाता है, इसमें नहीं का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया गया है और क्वेश्चन मार्क भी लास्ट में नहीं लगा है। तो ये कौन सा है? सिंपल सेंटेंस है। तो इसको कैसे बनाते हैं सबसे पहले हम ये देखते हैं। सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए हम इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं करते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा कि इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है डू या डज, उसका प्रयोग हम बिल्कुल नहीं करेंगे। तो अगर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करेंगे तो इसमें क्या होगा फिर? तो हम इसमें यस या ईएस का प्रयोग करेंगे, वो भी किसके साथ? वर्ब के साथ। वर्ब के साथ यस या ईएस का प्रयोग करेंगे और एंड डू या डज का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक साथियों, तो क्या मतलब हुआ इसका कि वर्ब के साथ यस या ईएस का प्रयोग करेंगे एंड डू या डज के साथ डू या डज का प्रयोग नहीं करेंगे। तो आप नोट करना चाहें तो इसे नोट कर लीजिए, वैसे है बहुत ही सिंपल, नोट कर लो। ठीक साथियों, तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात हुई वर्ब के साथ यस या ईएस का प्रयोग तो करते हैं, लेकिन कब करते हैं? जब सब्जेक्ट हमारा एक वचन हो। जब सब्जेक्ट हमारा एक वचन हो। जब क्या हो? सब्जेक्ट सिंगुलर हो। जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तब यस या ईएस का प्रयोग करेंगे। ठीक, अगर यही सब्जेक्ट हमारा क्या प्लूरल हो मतलब बहुवचन हो, तो यस या ईएस का प्रयोग बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक साथियों, वर्ब के साथ यस या ईएस का प्रयोग करते हैं और डू डज का प्रयोग नहीं करते। ये हमारा सिंपल वाक्य कहता है, साधारण वाक्य। लेकिन यस या ईएस का प्रयोग करेंगे कब? जब सब्जेक्ट हमारा क्या हो? एक वचन हो। और अगर सब्जेक्ट बहुवचन होगा तो यस या ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे। तो सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए हम एक फॉर्मूला लिख देते हैं, उसको अगर आपने फॉलो कर लिया तो आप बहुत आराम से बना लेंगे। अगर सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक, सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट, जो कि हमारा क्या होगा? सिंगुलर होगा। सब्जेक्ट लिखेंगे जो कि क्या होगा? सिंगुलर होगा। और प्लस वर्ब का प्रयोग करेंगे। प्लस वर्ब का प्रयोग करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, हमने पढ़ रखा है। और इसमें यस या ईएस का प्रयोग करेंगे क्योंकि सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है, तो इसमें यस या ईएस का प्रयोग कर दिया। ठीक साथियों, अब क्या बचा? हमारा ऑब्जेक्ट बचा, तो हम अब ऑब्जेक्ट लिख देंगे। ठीक, तो ये हमारा फॉर्मूला फर्स्ट हो गया साधारण वाक्य बनाने के लिए। अब दूसरे फॉर्मूले की बात करते हैं। तो फॉर्मूला नंबर 2, जब हमारा सब्जेक्ट क्या हो? प्लूरल हो। सब्जेक्ट क्या हो? प्लूरल। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब के साथ यस या ईएस का प्रयोग करते हैं?
नहीं करते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और यस या यस का प्रयोग बिल्कुल नहीं करेंगे। अब देखो हमने यस या यस नहीं लिखा और इसमें यस या यस लिख रखा है। अब इसके बाद क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट लिख देंगे। ये दो फॉर्मूले हो गए सिंपल सेंटेंस बनाने के, तो आप इनको नोट कर लीजिए। ठीक, तो अब आगे पढ़ते हैं हम। अब इनके कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं, ताकि देखो प्रैक्टिस इज़ बेटर देन फॉर नॉलेज। अभ्यास ही हमें आगे बढ़ने का मौका देता है, तो हमें अभ्यास करते रहना चाहिए। तो चलो अब हम सिंपल सेंटेंस के एग्जाम्पल देखते हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल वही अपना जो हमने सबसे पहले लिया था, राम कानपुर जाता है। ठीक, तो अब राम क्या है, एक वचन है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट लिखने के बाद हमारा फॉर्मूला क्या था, देखो यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस वर्ब यस या ईएस और प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा फॉर्मूला था। तो इसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। हमने सब्जेक्ट लिख दिया। अब वर्ब क्या होती है, जाना, खेलना, ये वर्ब होती है। तो वर्ब लिख देंगे राम गोज़। अब देखो गोज़ क्यों बोला मैंने, क्योंकि राम एक वचन है और इसके साथ यस या यस का प्रयोग करते हैं। तो राम गोज़ टू कानपुर। ठीक, आपको समझ में आ गया। चलो एक और एग्जांपल देख लेते हैं जो प्लूरल में हो, सब्जेक्ट उसका प्लूरल हो। तो दूसरा एग्जांपल लिखते हैं, तुम खाना खाते हो। करना कुछ नहीं है, हमने दो फार्मूले बताए थे। एक सब्जेक्ट जब क्या था, सिंगुलर था, दूसरा सब्जेक्ट प्लूरल था। तो प्लूरल के हिसाब से इसको बनाएंगे। तो तुम यू, अच्छा यू क्या है, प्लूरल है, तो इसका हमने फॉर्मूला लिखा था सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर। तो सब्जेक्ट हमने लिख दिया यू। अब यू क्या है, प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट है। तो वर्ब क्या है, वर्ब के साथ हम क्या लगाते थे, यस या यस। लेकिन हमने पढ़ा था सब्जेक्ट अगर बहुवचन है तो यस या यस का प्रयोग नहीं करते हैं। तो हम क्या करेंगे, खाना ईट, क्या हम इसमें यस या यस का प्रयोग करेंगे, नहीं करेंगे। यू ईट द फूड। अगर यहाँ वह होता, क्या होता, वह, तो हम क्या कर देते, ईट्स। लेकिन यहाँ पे क्या है, तुम, और तुम क्या है, प्लूरल है, तो इसमें यस या यस का प्रयोग नहीं किया है। तो आप लोग नोट कर लीजिए। चलो आगे पढ़ते हैं। हमने सिंपल सेंटेंस पढ़ लिया है, तो अब बात करते हैं निगेटिव सेंटेंस की। निगेटिव सेंटेंस किस प्रकार बनाए जाते हैं। निगेटिव सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य दोस्तों, जो सिंपल सेंटेंस था उसके साथ हम यस या यस का प्रयोग करते हैं, वो बात हम वहीं रख देंगे, अब उसको आगे नहीं लाएंगे। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो यस या यस का जो प्रयोग करते थे वो केवल और केवल सिंपल सेंटेंस के लिए रूल था, इसके लिए बिल्कुल नहीं। इसके लिए हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, लेकिन वर्ब में यस या यस का प्रयोग नहीं करेंगे। तो हम पढ़ लेते हैं पहले इसका रूल क्या होता है। इसका रूल होता है सब्जेक्ट, सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं।
हेल्पिंग वर्ब के बाद यस या ईएस का प्रयोग करते हैं? यस या ईएस का प्रयोग करते हैं? नहीं करते हैं। हमने अभी बताया हेल्पिंग वर्ब फिर वर्ब और उसमें यस या ईएस का प्रयोग बिल्कुल नहीं करते हैं। तो वर्ब क्या इसमें यस या ईएस का प्रयोग करेंगे? नहीं करेंगे। प्लस ऑब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ ये तो हमने पढ़ रखा है। तो इसका ये फॉर्मूला होता है। इसमें यस या इसका प्रयोग नहीं करेंगे और हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं? नकारात्मक वाक्य। एक बात तो भूल ही रहे हैं कि इसमें नॉट का भी प्रयोग होगा, लेकिन नॉट लगेगा कहाँ? सबसे आपको याद रखना है सबसे पहली बात कि हेल्पिंग वर्ब जो है हमेशा उसके बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद जस्ट बाद नॉट। ठीक, तो ये फॉर्मूला हो गया, आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल की। ठीक, एग्जाम्पल पढ़ते हैं। एग्जाम्पल पढ़ते हैं। सीता मधुर गीत नहीं गाती है। ठीक साथियों, ये हम पहचान गए हैं क्योंकि इसमें नहीं लगा है, तो ये समझ जाएंगे कि नकारात्मक वाक्य है। अब नकारात्मक वाक्य बनाने के लिए हमने एक फॉर्मूला लिखा है। सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट हमारा क्या है? सीता है। और हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि सब्जेक्ट अगर एक वचन हो और वाक्य नकारात्मक हो तो डू या डज का प्रयोग करते हैं। तो अगर सब्जेक्ट एक वचन हो तो डू का प्रयोग करेंगे कि डज का? कमेंट बॉक्स में लिखिए। हाँ, इसमें किसका प्रयोग करेंगे? डज का, क्योंकि ये क्या है? एक वचन है। सीता डज। और हमने क्या बताया? हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। तो सीता डज नॉट। सीता डज नॉट। अब हम क्या? गाना। गाना सिंग। ठीक, अब इसमें यस या इसका प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि यस या ई एस का प्रयोग हमेशा हम किस में करते हैं? साधारण वाक्य में। ठीक साथियों, तो यस या यस का प्रयोग इसमें नहीं करेंगे क्योंकि हम किस में करते हैं? सिंपल में। तो सीता डज नॉट सिंग अ स्वीट सॉन्ग। सिंग अ स्वीट सॉन्ग। आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इसमें यस या यस का प्रयोग नहीं करेंगे, केवल सिंपल सेंटेंस में करेंगे। ये बात मैं बार बार क्यों दोहरा रहा हूँ? क्योंकि इसमें बच्चे बहुत ही गलतियाँ कर देते हैं। इसमें यस या यस का प्रयोग कर देते हैं और डू डज भी लगा देते हैं। तो ठीक, आप इसको नोट कर लीजिए। थोड़ा चला दूँ। ठीक साथियों, तो एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि तुम इसमें लिख लेते हैं, सॉरी, हाँ इसमें लिख ले, तुम आम नहीं खाते हो। क्या बात करते हो भाई, आम नहीं खाते हो? आम किसको नहीं पसंद है? फ़िलहाल हम सेंटेंस की बात कर रहे हैं, तो इसमें तुम आम नहीं खाते हो। तो तुम, यू, हम फॉर्मूला के अनुसार चल रहे। देखो सब्जेक्ट लिख दिया, अब क्या लिखेंगे? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डू या डज। अब बताइए यू क्या है? एक वचन है या बहुवचन? कमेंट में ज़रूर लिखना, एक वचन है या बहुवचन। ठीक साथियों, क्या है? बहुवचन है। तो हमने पढ़ा बहुवचन के साथ किसका प्रयोग करते हैं? डू का। तो यू डू, यू डू। अब तुरंत क्या आता है? नॉट। यू डू नॉट ईट, ईट द मैंगो, ईट द मैंगो। ठीक साथियों, क्या था? यू डू नॉट ईट द मैंगो। क्लियर? और आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक,
आपको कुछ घर का काम दे देते हैं, उसको कर लेना। तो पहले घर का काम दे देते हैं। ठीक, तो ये आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देना। तो अगला वीडियो हमारा इसके आगे होगा, जो कि बहुत ही जल्द आने वाला है। और हमारे पिछले वीडियो कुछ पड़े हैं, उनको आप ज़रूर देख लेना। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। गुड।